Hi everyone, welcome all of you in our YouTube channel PMT Physics. Students, in our previous session we have studied about resistance and Ohm's law, and today we are going to discuss about electrical resistivity. So students, let's get started with today's topic, that is electrical resistivity. First of all, we come to unit of electrical resistivity. ठीक है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. वी नो वेरी वेल दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो वहां से जो हमारा एक्सप्रेशन आया था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर एल इज लेंथ, ए इज एरिया. Rho is the electrical resistivity. This rho is the electrical resistivity of the conductor. तो electrical resistivity की यूनिट हमें यहाँ से निकालनी है. तो लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो आर है इसकी यूनिट है ओम. तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की अगर हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है तो हम रो निकाल लेंगे रेजिस्टिविटी लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये आ जाएगा आर ए अपॉन एल. तो ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. जब ये आर ए और एल की यूनिट यहाँ पे हम पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारी आ जाएगी रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, और सोल्व करके हमारे पास आ जाता है ओम मीटर. तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आ गई वो है ओम मीटर. ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई हमारी ओम मीटर. ठीक है, तो उसके बाद हम लेते हैं फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ये देखते हैं. यहां से हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, इसके साथ रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. लेकिन जब सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात आती है तो रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इन टू फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है हमारी एक नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो कई बार जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अगर हम लेंथ किसी कंडक्टर की डबल कर दें, एरिया हाफ कर दें, या एरिया डबल कर दें, लेंथ हाफ कर दें, तो उसकी रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा. इस तरह से जो क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा. उसका आंसर होगा कि रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी पे लेंथ और एरिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लेंथ और एरिया का फर्क पड़ता है तो वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जगह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखा होगा तब तो आप उसका फाइंड आउट करेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, इसी फॉर्मूले से जो हमने अभी लिखा था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वहां से आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा. लेकिन रेजिस्टिविटी पे लेंथ का और एरिया का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं. एक है नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरी है हमारी टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं जैसे मेटल्स. मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेंज है वो है 10⁻⁸ ओम मीटर. अप्रोक्सीमेट मेटल्स की रेजिस्टिविटी की जो रेंज है वो 10⁻⁸ ओम मीटर, जो कि बहुत कम है, बहुत कम. उसके बाद अगर अलॉयज की बात करें, अलॉयज की हम बात करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज है बच्चों वो है 10⁻⁻6 ओम मीटर. ये भी कम है, रेजिस्टिविटी अलॉयज की भी कम है, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में हम देख रहे होंगे कि थोड़ी सी मेटल से ज्यादा है. ठीक है, उसके बाद अगर इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, इंसुलेटर्स है हमारे, उसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, जो कि काफी ज्यादा है. ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे -8 पावर है, यहाँ पे -6 पावर है, और यहाँ पे +12 और +17, इतनी ज्यादा. तो रेजिस्टिविटी देख सकते हैं हम कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है. द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स आर वेरी वेरी हाई. ठीक है, तो ये फिर अपने में इतनी रेजिस्टिविटी हाई है तो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं करवाते हैं. लेकिन जो मेटल्स है हमारी, दे आर गुड कंडक्टर्स, दे अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इज वेरी लेस.
हमने देखा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की दोनों जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ठीक है। अब नॉलेज बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई अलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो अलॉय को क्यों यूज किया जाता है एज ए हीटिंग एलिमेंट? तो इसका आंसर यही है कि अलॉयज का एक तो रेजिस्टिव नो डाउट रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय आर ग्रेटर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा है रेजिस्टिविटी अलॉयज की, लेकिन क्या होता है कि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। टेम्परेचर का अलॉयज की रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट बर्न्स एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या जल जाएंगे अलॉयज, ठीक है। दैट्स व्हाई अलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन मोस्ट ऑफ द हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इन सब में जो अलॉय का हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो अलॉय का बना होता है। और जैसे नाइक्रोम जो है आपका ऐसा अलॉय है जो आपका मोस्टली यूज किया जाता है। नाइक्रोम कौन सा अलॉय है? नाइक्रोम। नाइक्रोम जो अलॉय है जो कि निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकल जो है वो 80% और क्रोमियम जो है हमारा 20%। तो 80% निकल और 20% क्रोमियम मिलके जो नाइक्रोम अलॉय बनाते हैं, इसको एज ए हीटिंग एलिमेंट जो है ज्यादातर यूज किया जाता है हीटिंग डिवाइसेस में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड पूछा जाता है वो है कि which metal is used as the filament of electric bulb to make the filament of electric bulb। तो आंसर है आपका टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसी मेटल है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन इज द मेटल विच इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो मेटल यूज की जाती है वो टंगस्टन। तो एक तो ये, दूसरा पूछ सकते हैं कि क्यों टंगस्टन को यूज किया जाता है। तो टंगस्टन को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि टंगस्टन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी वेरी हाई। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3380 डिग्री सी अप्रोक्सीमेट। इतना मेल्टिंग पॉइंट है इस मेटल टंगस्टन का, 3380 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, दैट्स व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। Now let us discuss some questions. First question is, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance 4 ohm, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया जो है उसका A है और जो रेजिस्टेंस है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? दूसरी कोई वायर ले ली और सेम मटेरियल की बनी हुई वायर है और उसकी लेंथ अब हाफ कर दी है L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 2a, ठीक है। तो इस नई वाली वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखते हैं फर्स्ट वायर के केस, देखते हैं पहले फर्स्ट वायर, जो फर्स्ट पुरानी वायर थी हमारी। फर्स्ट वायर में क्या था? फर्स्ट वायर में देखिए लेंथ जो है वायर की वो L ले लेते हैं और एरिया उसका अगर A ले लेते हैं और रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। और सेकंड वायर के केस में, सेकंड वायर उसके केस में लेंथ जो है उसको L' से डिनोट करेंगे और जो एरिया है, ठीक है, लेंथ को L' से डिनोट कर देते हैं, एरिया को A' से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को R' से, ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट वायर का केस है आपका कि जो रेजिस्टेंस इसकी है वो दी हुई है R इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आ जाएगा रो L/A, ठीक है। लेंथ L, एरिया A और ये रेजिस्टिविटी आ गई और रेजिस्टेंस R। तो ये आ जाएगी रेजिस्टेंस हमारी रो L/A जो कि कितनी दी हुई है? 4 ओम। ये है हमारी 4 ओम, ठीक है। अब दूसरी वायर में क्या किया? लेंथ को, दूसरी वायर की जो रेजिस्टेंस आएगी वो R' है, उसमें क्या किया? रो L कितनी है? L' और ये आएगा A', ठीक है। तो R' इज इक्वल टू रो L' कितना होगा? L' इज इक्वल टू L/2 और A' इज इक्वल टू 2a। तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो L' इज इक्वल टू L/2 और A' इज इक्वल टू 2a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे R' इज इक्वल टू रो L और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 और a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 रो L/A। तो ये जो रो L/A है यहाँ देख पा रहे, रो L/A इज R विच इज 4 ओम। तो पहले हम इसको R की फॉर्म में लिखते हैं, R' इज इक्वल टू 1/4R। तो ये जो रिलेशन आया, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस रिलेशन, दैट इज R' इज इक्वल टू R/4, ठीक है। कब? जब लेंथ आपकी हाफ कर दी जाती है और एरिया आपका डबल।
वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है। अब सेम वायर का भी केस ले सकते हैं कि एक ही वायर है आपकी और उसी वायर का उस वायर की ही लेंथ आपने हाफ कर दी और उसका एरिया डबल कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगी R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R होगी। और अगर वायर चेंज कर दी, उसकी लेंथ हाफ है, एरिया डबल है, तभी R डैश इज इक्वल टू 1/4 R। तो ये रिलेशन याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें 4 ओम दी है। जो ये पहली वाली वायर की रेजिस्टेंस है ना R, ये हमें 4 ओम दी है, तो इसको हम पुट कर देंगे। R डैश हमारा आ गया 1/4 R, ठीक है। R डैश 1/4 R, तो R डैश इज इक्वल टू 1/4 और R जो है वो 4 ही है, 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 ओम। R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। If R is equal to 4 ohm, then R dash will be 1 ohm when length of the wire is halved and area of the wire is doubled. Second question is, how is the resistance of a wire affected? Number one, when its length is doubled, and number two, its radius is doubled. ठीक है, तो previous question में हमने देखा कि if length of the wire is halved and area of the wire is doubled, तो वो वाला केस स्टडी क्या। अब इसमें क्या है, लेंथ डबल की है और एरिया यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे रेडियस इज डबल, ठीक है। और वहां पे 2 वायर्स ली थी सेम मटेरियल की, तो यहाँ पे 2 वायर्स का भी कोई केस नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वायर लेनी है, एक बार उसकी लेंथ डबल करके देखनी है, इकट्ठे नहीं करना। इसको फर्स्ट पार्ट में सिर्फ लेंथ को ही डबल करना है, फिर उसका बता रहा है आंसर, और दूसरे पार्ट में हमें रेडियस को डबल करना है, फिर उसका आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला वही यूज होगा आपका, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ को डबल किया है, तो न्यू जो रेजिस्टेंस आएगी, अगर ये तो ओरिजिनल है, फिर उसके बाद जब लेंथ को डबल कर दिया, अब जो लेंथ L डैश है, L डैश होगी वो 2L हो जाएगी, मतलब लेंथ को डबल किया, ये बोला है लेंथ इज डबल, तो L डैश इज इक्वल टू 2L, ठीक है, लेंथ इज डबल। तो R डैश जो हुआ, न्यू रेजिस्टेंस जो R डैश होगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी रो, और आपका लेंथ आ जाएगी 2L, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय एरिया, R डैश इज इक्वल टू 2 आगे लेके आते हैं, और रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, ये रो L अपॉन A, तो रो L अपॉन A इज R, रो L अपॉन A इज R, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ पे कोई R की वैल्यू नहीं दी है, तो R हमें ये रिलेशन ही निकालना है यहाँ पे कि जो आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, वो जो पहले वाली रेजिस्टेंस है वो डबल होगी है, ठीक है। जब आपकी लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, और हमें पता भी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम लेते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड पार्ट में रेडियस इज डबल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, रेजिस्टेंस रो L अपॉन A। अब हम देख रहे होंगे कि रेडियस को डबल किया है, यहाँ एरिया नहीं है, तो एरिया वायर की बात है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो एरिया हम क्या लेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, R इज द रेडियस। अब इसको डबल करना है, तो एरिया आ जाएगा रो L अपॉन A की जगह लिखेंगे पाई R स्क्वायर, एरिया इज पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब जो रेडियस होगा वो क्या करना है, उसको डबल कर देना है, न्यू रेडियस R डैश होगा उसको डबल करना है 2R, ये वैल्यू पुट करनी है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो R डैश से लिखेंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है आपकी, रेजिस्टिविटी जो है आपकी कांस्टेंट है, और लेंथ को एज इट इज कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ रेडियस को ही डबल करना है, ठीक है। और ये पाई कांस्टेंट है आपका, और R जो आ जाएगा यहाँ पे R डैश आएगा ना, R डैश, कैपिटल R डैश इज द रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r डैश इज द रेडियस। ये ध्यान देना यहाँ पे कि कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू रो L पाई R डैश, और R डैश हमारा 2R है, तो हम यहाँ से लिखेंगे रो L पाई, और ये आ गया 2R डैश का स्क्वायर है ये, ठीक है, रो L पाई R डैश स्क्वायर, तो ये R डैश की जगह आ जाएगा 2R, और 2R का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है, रो L पाई R स्क्वायर और पाई R डैश स्क्वायर, ठीक है। न्यू रेडियस आपका आ गया रो L पाई, और जब डबल करना है तो R डैश की जगह आ गया 2R, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो L अपॉन पाई 2 का स्क्वायर 4 और ये R स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं रो L पाई R स्क्वायर, और आ गया 1/4 आ गए। तो रो L पाई R स्क्वायर क्या है हमारा, ये देखिए, रो L पाई R स्क्वायर इज R, रो L पाई R स्क्वायर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है R,
तो यहाँ पे R लिख सकते हैं 1/4 और ये आ गया R। तो न्यू ये R डैश है, हम निकाल रहे न्यू रेजिस्टेंस है, R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R। तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R। तो ये रिलेशन आ गया। जब आपका रेडियस डबल होगा तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ योर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन R डैश इज इक्वल टू 1/4 R। और जब आपकी लेंथ डबल थी तब आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आई थी वो क्या थी 2R। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।